हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप लोगों के बीच रास बिहारी बोस के बारे में बताने जा रहा हूं। और मैं आप लोगों से आज माफ़ी चाहता हूं क्योंकि पिछले वीडियो में जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताए थे, उनके जन्म जो है ये जो कटक के बारे में बता दिए थे कि आंध्र प्रदेश में कटक है। ये आंध्र प्रदेश में कटक नहीं है, बल्कि कटक जो है उड़ीसा में पड़ता है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्षमा कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग आज एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रास बिहारी बोस, जो कि इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जब पढ़ रहे थे तब हुई थी। तो आज रास बिहारी बोस जी के बारे में जानते हैं कि रास बिहारी बोस ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। बंगाल के वर्धमान में इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 ईस्वी में। इनकी कुछ व्याख्या देखते हैं इनके जीवनी के बारे में। सबसे पहले इनके कार्यों के बारे में जाने कि ये जो है यह एक भारतीय क्रांतिकारी थे और ये जो है अंग्रेजों के एक नंबर दुश्मन थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर एवं आजाद हिंद फौज के संगठन में अहम भूमिका निभाई थी। गदर पार्टी की स्थापना किया था लाला हरदयाल ने और आजाद हिंद फौज के बारे में यही रास बिहारी बोस थे। और अंतिम में आजाद हिंद फौज जो है INA इंडियन नेशनल आर्मी, INA को जो है INA का रूपांतरण आजाद हिंद फौज में किए थे। तो ये दोनों आंदोलन में जो है रास बिहारी बोस जो है अहम भूमिका निभाए थे। और इनके बारे में बता दें कि ये तो देश में जितना क्रांतिकारी मचाना था उतना मचाए ही थे, इनके साथ साथ देश को आजादी करने के लिए दूसरे देश में भी जाकर इन्होंने क्रांति छिड़ते रहे। जैसा कि लिखा हुआ कि इन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि दूसरे देशों में भी रहकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम देते रहे और वहां से भी संचालन करते रहे थे। ये जो है जापान पहुंच गए थे। आपको बता दें ये रास बिहारी बोस आपका प्रथम जापान के भारतीय दामाद बने थे। रास बिहारी बोस ये जो है विख्यात किस लिए हुए हैं कि रास बिहारी बोस जो है ये भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाए थे। क्वेश्चन पूछता है लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने बनाया था। लेकिन मुख्य रूप से बम फेंका कौन था? तो बसंत कुमार विश्वास ने बम फेंका था। ये दिल्ली में फेंका था, दिल्ली के चांदनी चौक की ओर। ये जो है दिल्ली दरबार लग रहा था 1911 ईस्वी में। और ये जो है बंगाल से वायसराय जो है लॉर्ड हॉर्डिंग जो है दिल्ली की ओर जा रहे थे और उसी पर जो है बसंत कुमार विश्वास ने क्या किए थे? बम फेंक दिए थे। अब देखते हैं हम इनके कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में। इनके प्रारंभिक जीवन में बता दें आपको कि इनके पिता का नाम विनोद बिहारी बोस था और इनके माता का निधन जो है जब ये रास बिहारी बोस मात्र 3 वर्ष के थे, उसी वक्त जो है रास बिहारी बोस की मृत्यु हो गई थी। और इनके लालन पालन जो है इनके मामी की थी। मामी पता है ना, मामा जी का पत्नी। ये जो है इनके लालन पालन इनके मामी किए थे। और इनके बारे में बताया जाता है ये बचपन से ही, बाल्यकाल से ही अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए अर्थात स्वतंत्रता दिलाने के लिए एकदम ओतप्रोत थे। बहुत ही जोश जुनून भरा हुआ था। उसके बाद में इन्होंने ये प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त किए थे चंदनपुर से, बंगाल के ही वर्धमान में ही पड़ता है ये चंदनपुर से जो है इनका प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी। और वहां ही एक शिक्षक से मुलाकात हुआ। उन शिक्षक का नाम है चारू चांद शिक्षक से इन्हें क्रांति की प्रेरणा मिली थी। क्रांति करने की प्रेरणा मिली थी किससे? चारू चांद से। उसके बाद में इन्होंने क्या किए कि धीरे धीरे चंदनपुर में ही चिकित्सा और इंजीनियरिंग का पढ़ाई जो है फ्रांस और जर्मनी में करने चले गए थे। कौन? रास बिहारी बोस। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद क्या किए, फिर से वापस आए और कुछ दिनों तक इन्होंने क्या किए थे, उत्तराखंड की राजधानी वर्तमान में जो देहरादून है वहां क्या किए थे। आपको पता है कि देहरादून किस लिए विख्यात है?
कि वन अनुसंधान केंद्र था, और वह वन अनुसंधान केंद्र में रास बिहारी बोस कुछ दिनों तक हेड क्लर्क के रूप में ये नियुक्त काम करते थे, वह कर्मचारी थे हेड क्लर्क के रूप में। और बता दें कि ये जो हेड अनुसंधान केंद्र देहरादून था, यहीं से इनका प्लान बन रहा था, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई जा रही थी। बताया जाता है, अभी हम पहले इनके बारे में और कुछ जाने। क्रांतिकारी जीवन में इनका एंट्री हुआ जब बंगाल विभाजन हुई थी 1905 में। तभी से जो है बंगाल विभाजन के समय से ही रास बिहारी बोस क्रांतियों में अधिक सक्रिय हो गए थे। और उसी वक्त इनका मुलाकात हो गया था जतिन मुखर्जी से। और जतिन मुखर्जी आपका युगांतर कमेटी का एक सदस्य थे। युगांतर कमेटी आपका ये बंगाल से संबंधित था। जतिन मुखर्जी और अरविंद घोष से मुलाकात हो गया था, और इन्होंने इनसे जब मिले थे, इनके बाद जो है ऐसी बातें बताया कि इनके जो है अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए और इनमें ओतप्रोत भर गई थी। उसके बाद समझिए थोड़ा सा लॉर्ड हॉर्डिंग के पास बताया जाता है कि रास बिहारी बोस ने बताए थे ये लॉर्ड हॉर्डिंग पर जब ये रास बिहारी बोस देहरादून में थे, तो ये क्या किए थे, शाम में ये दिल्ली चले आए थे देहरादून में रेलगाड़ियों के द्वारा। और शाम में ही लॉर्ड हॉर्डिंग जो है दिल्ली के चांदनी चौक की ओर आ रहे थे। उसी वक्त क्या किया था, रात में ही इनके साथ कुमार विश्वास थे, और रात में ही क्या किए कि उन पर बम फेंकने की योजना, बम तो स्वयं फेंकना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि ये जो लॉर्ड हॉर्डिंग आ रहे थे, उनका जो बग्गी था, गाड़ी था, बहुत ही ऊंचा था, तो जो कि बम जो है आसानी से नहीं फेंक पाते ये रास बिहारी बोस। जबकि बसंत कुमार विश्वास बड़ा हेल्दी व्यक्ति थे, और बसंत कुमार विश्वास साथ में थे, और बसंत कुमार विश्वास ने लॉर्ड हॉर्डिंग के बग्गी पर बम फेंका, लेकिन लॉर्ड हॉर्डिंग आसानी से बच गया था, उनको कुछ क्षति नहीं हुआ। तो क्या हुआ उसके बाद में कि कुमार विश्वास तो क्या हुए कि पकड़े गए, लेकिन ये जो रास बिहारी बोस थे, ये जो है ब्रिटिश पुलिस से बचकर रातों रात रेलगाड़ी पकड़े, और फिर कहाँ पहुंच गए, देहरादून पहुंच गए। अब देहरादून पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद सोचिए कितना ये चालाक व्यक्ति थे रास बिहारी बोस। जब ये कहाँ पहुंच गए थे, देहरादून पहुंच गए रातों रात, ताकि अंग्रेजी सरकार को किसी प्रकार की उन पर शक ना हो। और शक को दूर करने के लिए क्या किए, वहां पहुंचने के बाद इन्होंने दूसरे दिन क्या किए कि देहरादून के सभी नागरिकों को बुलाए, और बम फेंकने की निंदा भी किए थे कि बम नहीं फेंकना चाहिए था, बहुत गलत किया, अगर उनको लग जाता तो मर्डर ही हो जाता, तो बड़ा ही निंदा भी किए थे ये आपका रास बिहारी बोस अपने शक को बचाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे शक होने लगा था रास बिहारी बोस को, और अंततः ये जो है क्या हुए कि भागकर जापान चले गए थे। अब देखते हैं जापान में निर्वासन के बारे में कुछ हम जानते हैं। पहले जाने कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युगांतर के नेताओं ने क्या किए थे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। तो जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था, तो उस वक्त कुछ क्रांतिकारियों ने यह सोचा कि ब्रिटिश सरकार के अधिकांश जो सैनिक हैं वह जो है भारत से बाहर युद्ध करने में चले गए हैं, और कुछ बहुत ही कम सैनिक थे। सैनिक होगा जिससे हमें हराने में आसानी होगी, कुछ क्रांतिकारियों ने सोचा था। लेकिन उन क्रांतिकारियों में रास बिहारी बोस भी शामिल थे, लेकिन जैसा क्रांतिकारियों ने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। और जब नहीं हो पाया तो अंत में क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार को यह बात पता चल गया था, और कहा जाता है कि एक ऐसा ये जो है 1857 के बाद ये पहली बार 1857 की क्रांति के बाद पहली बार ये इस ढंग से व्यापक रूप से विद्रोह करने का प्लान बन रहा था 1905 में, ये 1914-15 के आसपास। लेकिन ऐसा सक्सेस नहीं हुआ था। उसमें रास बिहारी बोस भी शामिल थे और इन्हें फिर बंदी बना लिया गया था। लेकिन धीरे धीरे अपनी चालाकी के बावजूद भाग कर कहाँ चले गए थे, 1915 में जो है
अपना नाम को चेंज कर दिए थे, नाम बना लिए थे राजा पीएन टैगोर। राजा पीएन टैगोर के नाम से ये कहाँ चले गए थे, जापान चले गए थे। और जापान में रह कर इन्होंने जापानी भाषा सीख लिए थे और जापानी भाषा में ही इन्होंने लगभग 16 किताबें लिख दी थी। इसके अलावा 16 किताबें लिख भी दिए थे और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ जो रामायण था, रामायण का भी अनुवाद जापानी भाषाओं में इन्होंने करवाए थे रास बिहारी बोस। और वहां रहकर एक पत्रिका भी लॉन्च किए थे जिनका नाम है न्यू एशिया पत्रिका। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो है जब वहां गए थे तो कुछ तो रोजगार करते, तो एक बेकरी वाले दुकान के यहाँ बेकरी वाले के दुकान के यहाँ रहते थे। और वहां ही क्या किए कि बेकरी वाले की एक बेटी थी, उनका नाम था सोमा आइजो, और बहुत दिन तक रह गए थे। और सोमा आइजो से कुछ अफेयर चल रहा था और अंततः क्या किए कि सोमा आइजो से रास बिहारी बोस ने विवाह कर लिए 1916 में। इस प्रकार कहा जाता है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय व्यक्ति था जो कि जापानी दामाद बना था, तो वह कौन था, रास बिहारी बोस था। उसके बाद में 1923 में क्या किए कि इनको जापानी नागरिकता की भी प्राप्ति हो गई थी। और इसके अलावा 1942 में टोक्यो में, आपको पता है टोक्यो जापान की राजधानी है, टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गठन किए थे। और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ही फिर से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। 1942 में बैंकॉक में बैठक बुलाया गया जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था सुभाष चंद्र बोस का। और धीरे धीरे ये आईएनए कई संगठन बनाने लगे थे और आईएनए का फिर रूपांतरण कर दिए थे आजाद हिंद फौज, और आजाद हिंद फौज का देख रेख करने लगे थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। और अंततः इस प्रकार देखा जाए तो ये भारत को आजाद होते नहीं देखे थे और इनका निधन जो है बिना आजादी के ही 21 जनवरी 1945 को निधन हो गया था रास बिहारी बोस का। और अंत में जो है जापानी सरकार ने एक पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया और उस पुरस्कार का नाम था ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन मतलब कि उगते हुए सूर्य का आदेश। ये जापानी पुरस्कार है, जापानी खिताब है। इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो आज का ये स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले क्रांतिकारियों के साथ। धन्यवाद।